नमस्ते विद्यार्थी। बृहन्मुंबई महानगर पालिका आयोजित ऑनलाइन अध्यापन वर्ग में मैं प्रणया पाटिल आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत इतिहास और राजनीतिक शास्त्र इस विषय के अंतर्गत आज हम राजनीतिक शास्त्र में जो हमारा चौथा लेसन है संयुक्त राष्ट्र, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अभी हमने राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत देखा है 3 लेसन में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद युद्ध हो जाने के बाद जो संघर्ष निर्माण होता है उससे बचने के लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, भारत की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, इस सभी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। और इसके बाद ये समझ में आया है कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो जीवित और वित्त हानि हुई है वो बहुत ज्यादा पैमाने पर हुई है। जब अणुबम का इस्तेमाल किया गया तो उस विनाशकारी शक्ति का जो हम लोगों ने दृश्य देखा हिरोशिमा और नागासाकी में, तो उसके बाद ये समझ में आया कि अगर कुछ ऐसा सुरक्षा कवच ना बनाया जाए राष्ट्रों के बीच में, तो दो राष्ट्रों में तो जैसे मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं वैसे ही कुछ कारणवश युद्धजन्य परिस्थिति भी निर्माण होती है। और फिर दोनों के बीच में तीसरा अगर किसी ने हस्तक्षेप न करते हुए दो राष्ट्र ऐसे झगड़ते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य जीवन जो है वो संकट में आएगा, क्योंकि अणुबम का जो खोज हो चुकी है और वो एक विनाशकारी ऐसा शस्त्र है। और अगर ऐसे संघर्ष स्पर्धा चलती रही तो उस अणुबम का इस्तेमाल किसी राष्ट्र ने किसी राष्ट्र के ऊपर किया तो फिर हम लोगों ने देखा है हिरोशिमा में कि वहां पे इतना नुकसान हुआ है, वहां पे फसलें उगने तक का प्रॉब्लम आ गया है। जो नई पीढ़ी आने वाली है वो अंध या अपंग इस तरीके से आ रही है, मतलब मनुष्य जीव की हानि हो रही है वहां पर। नॉर्मली पहले युद्ध होता था, जैसे घोड़े पे हम लोगों ने देखा है राजा महाराजाओं के बीच में जैसे युद्ध होता था, कुछ लोग मारे जाते थे, युद्ध में जिसकी जीत होती थी उसका राज्य स्थापित हो जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब अणुबम का इस्तेमाल करने के बाद वहां की भूमि वीरान हो जाती है, वो देश पूरी तरीके से विध्वंस हो जाता है, विनाश जिसको हम कहते हैं। तो यही आगे चलता रहा तो पृथ्वी पर जीव भी जीवित रहेगा क्या, मनुष्य जीवित रहेगा क्या, ऐसा एक सवाल आ गया। और फिर ये जो है इसका विनाशकारी रूप देख करके जो है हमारे विश्व में जो ऐसे राष्ट्र है जो कि प्रभुत्व संपन्न है, पैसे से लेकर के सैन्य शक्ति से टेक्नोलॉजी से, ऐसे कुछ प्रभुत्व संपन्न ऐसे राष्ट्रों ने एक संगठन बनाया। और उस संगठन के अंतर्गत प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होने की वजह से उन्होंने एक संगठन बनाया जो संगठन ऐसे समय में जब दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध होता है तो उनमें समझौता कर सके, किसी राष्ट्र के ऊपर अगर कोई वित्तीय हानि आती है तो उसको सहकार्य करने हेतु, मतलब सभी तरीके से मेलजोल राष्ट्रों के अंतर्गत प्रस्थापित हो, इसके लिए एक संगठन की निर्मित हुई। वही है हमारा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन है जो प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों का है। और उन संगठन का जो है ना प्रेशर हर एक जो सदस्य राष्ट्र है ना उनके ऊपर है कि वो जो है वो युद्धजन्य परिस्थिति का जो है परिस्थिति कितनी भी तैयार होती है तो भी वो युद्ध नहीं करेंगे, जो है वह प्रॉब्लम हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखते हैं और उसके ऊपर सोल्यूशन जो निकालने का कार्य है संयुक्त राष्ट्र कर रहे। तो हर एक तरीके का फिर राष्ट्र ये करता है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर कोई बात गई और वहां पर अगर डिसीजन लिया गया कि युद्ध नहीं करना है तो इस तरीके से सॉल्व करना है उसको, और एक आध राष्ट्र ने वो नहीं माना तो सशस्त्र सेना लेकर के उस राष्ट्र के ऊपर प्रेशर लाने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र को है। इस तरीके का ये संगठन कार्य करता है। तो इस संगठन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले कि ये संगठन क्यों बनाया, उसके उद्देश्य क्या है, इसके तत्व क्या है, वो बनाने के पीछे की पार्श्वभूमि क्या है। उसी के साथ साथ ये संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र, उसकी रचना कैसे है, उसने किस तरीके से अपना राज्य कार्यभार करते हैं, कार्यभार चलाते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा हो
के लिए संयुक्त राष्ट्र नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थापित किया गया। और इस संगठन के उद्देश्य, तत्व, रचना और शांति रक्षा की उसकी भूमिका, ये जो है इसका जो हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब दो विश्व युद्ध हुए, इन विश्व युद्धों के कारण बड़ी मात्रा में जीवित एवं धन हानि हुई, और इस कारण वैश्विक शांति प्रस्थापित करने हेतु एक कार्य प्रणाली निर्मित की जानी चाहिए। इस दृष्टि से प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र, इनकी अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुए राष्ट्र संघ को अधिक सफलता नहीं मिल पाई, किंतु दूसरे विश्व युद्ध में अणुबम का प्रयोग होने के बाद इस तरह के विनाशकारी युद्ध रोकने चाहिए, यह सभी राष्ट्रों की सामूहिक जिम्मेदारी है। यह विचार सामने आया और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इस तरह की भावना सभी राष्ट्रों में निर्माण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का जो है कार्यक्रम है, उसके बारे में, उस कालक्रम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 14 अगस्त 1941 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के अध्यक्ष फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन दोनों में एक समझौता हुआ, उसको कहते हैं अटलांटिक समझौता। और इस समझौते के अनुसार युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा निर्माण करने हेतु एक स्थायी व्यवस्था निर्माण करने का निर्णय लिया गया। और इस निर्णय पर वर्ष 1944 और 1945 में हुए मित्र राष्ट्रों की परिषद में विस्तृत चर्चा की गई तथा उसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थापित करने के समझौते का मसौदा तैयार किया गया। और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1945 में 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने विस्तार पूर्वक चर्चा कर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सनद है वह तैयार की। इस सनद पर हस्ताक्षर कर युद्ध समाप्त होते ही 24 अक्टूबर 1945 में को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई। देखो, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। ये डेट है संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की, ये ध्यान में रखो। कब हुई संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई। और ये संगठन जो है ना, पहले जब शुरुआत में 50 राष्ट्र थे, वहां पे 50 राष्ट्रों ने मिल करके, जो कि प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र थे, ऐसे राष्ट्रों ने मिल करके यह संगठन बनाया। ये जो हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं वो यह संयुक्त राष्ट्र का ध्वज है। और इसका जो है, ये जब शुरुआत में इसकी स्थापना की गई ना, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ये 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने विस्तार पूर्वक चर्चा करके उसका जो सनद तैयार की गई संयुक्त राष्ट्र की, और फिर उस सनद पर हस्ताक्षर करके 24 अक्टूबर 1945 को ये जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की। और उसके जो है आज के जो सदस्य वर्ग है वो है 193, 193 देश जो है उस संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो ये देखो कितना बड़ा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कितना बड़ा संगठन है, इसके बारे में आपको एक कल्पना आ गई होगी कि यह एक बहुत बड़ा ऐसा संगठन है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो देशों के, राष्ट्रों के बीच में जो तनावपूर्ण परिस्थिति होती है उसको हैंडल करता है। उसी के साथ साथ अगर कोई ऐसी आपत्ति आती है उसको भी सॉल्व करने, किसी राष्ट्रों के ऊपर, जैसे विकसनशील राष्ट्र है और वहां पे कुछ भौगोलिक ऐसी घटनाएं घटती है, भूकंप होता है, बाढ़ आती है, तो उस समय में भी ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जो कमिटियां है वो कमिटियां कार्य करके उस राष्ट्र का जनजीवन है वो एक सुचारू रूप से लागू हो, वहां का जनजीवन जो तहस नहस हुआ है वो अच्छी तरीके से कार्य करे, इसके लिए प्रयत्नशील रहती है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो ये संगठन क्यों बनाया गया, उसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अगर जब हम बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित हो,
अगर कोई भी राष्ट्र कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो दो राष्ट्रों के बीच में, तो उन दोनों के बीच का वो तनाव कम करके उन राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित हो, ये पहला उद्देश्य है। उसी के साथ साथ उनके जो भी प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय प्रश्न जो है वो शांतिपूर्ण मार्ग से हल करके अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाना, यह संयुक्त राष्ट्र का जो है दूसरा मेन उद्देश्य है। जो मनुष्य के अधिकार है, मानवाधिकार है, वो मनुष्य की स्वतंत्रता, उस राष्ट्र की स्वतंत्रता, उसका संरक्षण तथा संवर्धन करना, यह क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उद्देश्य है। कि कोई भी एखाद ऐसा प्रदेश, एखाद राष्ट्र ऐसा मनुष्य जीवन के ऊपर अगर कुछ प्रभाव डालता है, अफगानिस्तान का उदाहरण लेंगे हम लोग, कि वहां पर तालिबानियों ने जिस तरीके से ये आक्रमण करके वहां के जो नॉर्मल सामान्य नागरिक है उनके ऊपर जो अत्याचार शुरू किए हैं, तो उसको अगर रोकना है तो संयुक्त राष्ट्र संघ स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ तो चरण उठाने ही वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार होती है, तो उसके लिए कार्य करना यह संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को सामने रख करके 50 राष्ट्रों ने मिलकर के ये संगठन बनाया। तो ये संयुक्त राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। प्रारंभ में केवल 50 देश इस संगठन के सदस्य थे, लेकिन आज यह संख्या 193 हो गई है। ये सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एकत्रित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुछ निश्चित उद्देश्य है। संक्षेप में कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संगठन विश्व शांति के लिए आवश्यक सभी उपाय योजना करता है, जो कि वैश्विक स्तर पर उनको आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर शांति प्रस्थापित करने के लिए जो कार्य करना है वो संयुक्त राष्ट्र संगठन करता है। राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करना, अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों को शांतिपूर्ण मार्ग से हल कर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाना, मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता का संरक्षण तथा संवर्धन करना, यह अंतरराष्ट्रीय ये तो उसके उद्देश्य है ही। उसी के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग बढ़ाना भी संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है। जैसे कि कुछ देश मैंने कहा कि विकसनशील है, तो कुछ विकसित है, तो कुछ बिल्कुल विकसित नहीं है। तो ये सभी राष्ट्रों के बीच में आर्थिक जो लेन देन बढ़ा करके, परस्परावलंबत्व बढ़ा करके, जो आर्थिक सहयोग है एक दूसरे राष्ट्र को प्रदान करना, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य है। उसी के साथ साथ प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों के राजनैतिक विशेषाधिकारों का आदर करना, दूसरे देश पर आक्रमण न करना, अंतरराष्ट्रीय कानून तथा समझौतों का पालन करना सभी राष्ट्रों का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? जैसे कि कुछ ऐसे हमारे राष्ट्र है जो कि बहुत ज्यादा प्रभुत्व संपन्न है, तो जाहिर है कि उनके पास कुछ ज्यादा अधिकार है। जैसे कि हमारा भारत देश पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न नहीं है, ये बात आप भी ध्यान में रखो। हमारा भारत देश है ना, विकसनशील राष्ट्रों में आता है कि तेजी से वो विकास की तरफ बढ़ रहा है। वो विकसनशील राष्ट्र है, पूरी तरीके से अविकसित भी नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न भी नहीं है। तो ऐसे कुछ राष्ट्र है कि जो पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न है। अमेरिका का उदाहरण लो, वो पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। तो ऐसा प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों के फिर अपने कुछ अधिकार है। तो उनके जो विशेष राजनीतिक अधिकार है ना, उन अधिकारों का आदर करना, ये एक कर्तव्य है जो भी सभासद राष्ट्र है संयुक्त राष्ट्र सभा के। उसी के साथ साथ दूसरे देश पर आक्रमण न करना, ये एक कर्तव्य हर एक राष्ट्र का है। तो जो सदस्य राष्ट्र है संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो जो है कभी भी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो जाहिर, मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं कि हमारा जो है सबसे पुराना दुश्मन पाकिस्तान, जैसे हम लोग कहेंगे कि पाकिस्तान जो है हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। भारत के ऊपर छोटे छोटे बम विस्फोट या शस्त्र संधि का जो है उल्लंघन करता है। इस साइड हमारे भारत में आकर के कुछ ना कुछ फायरिंग करना, ऐसे छोटे छोटे कारनामे उनके चालू रहते हैं। तो कभी भी भारत, हम लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं आक्रमण कर पा रहा है, क्यों पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि वो छोटा सा एक देश हो चुका है भारत से ही विलग होकर के।
तो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत क्या है, एक सभासद है, और उसका सदस्य होने की वजह से उनका एक कर्तव्य ही है, उनका जो तत्व ही है कि कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा, जैसे पाकिस्तान ये सब घटनाएं घटी हो रही है, तो ये सारी घटनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखी जाती है। जैसे कि पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जो है हमारे जो शस्त्रास्त्र के भंडार पर विस्फोट किया था, या फिर भारत ने फिर संयुक्त राष्ट्र के सामने ये रखा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, एक आतंकवादी राष्ट्र है। तो सारे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी राष्ट्र है, वो पाकिस्तान से क्या करें, पूरी तरीके से उसको बहिष्कृत करे, कोई भी उसके साथ सहयोग ना करे। ये भारत ने भूमिका रखी थी संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन, जैसे कि हम लोग आगे आगे पढ़ते जाएंगे, तो वहां पर जो कुछ कमिटियां है, उस कमिटियों में डिस्कशन होता है। फिर जो कुछ ऐसे स्थायी समितियां रहती है, स्थायी समिति के राष्ट्र रहते हैं, वो नकाराधिकार दे सकते हैं। तो उसमें से एक आध राष्ट्र ने भी नहीं कहा कि ऐसा नहीं करेंगे, ये अधिकार उनको है। जो प्रभुत्व संपन्न ऐसे स्थायी समिति के जो सदस्य राष्ट्र है उनको है। तो वो जैसे किसी राष्ट्र ने रखा, तो वो नकाराधिकार, तो फिर वो कानून नहीं लागू होता है। तो कहीं ना कहीं यही हुआ। हम लोग बात कर रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से कर्तव्य, तो प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों के राजनीतिक विशेषताएं जो है उसका आदर करना, दूसरे देश पर आक्रमण न करना, अंतरराष्ट्रीय कानून तथा समझौतों का पालन करना सभी सदस्य राष्ट्रों का कर्तव्य है। उसी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र जो है वह प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों द्वारा एकत्रित होकर निर्माण किया गया है, अतः वह कुछ तत्वों और नियमों पर आधारित है। संक्षेप में यह तत्व निम्न प्रकार के हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो तत्व है उसके बारे में अगर हम लोग बात अभी करेंगे कि कौन कौन से तत्वों को ये करके संयुक्त राष्ट्र चलता है, तो वो है, पहला है उसमें कि सभी सदस्य राष्ट्रों का स्तर समान होगा। जो भी, जैसे कि 50 राष्ट्रों का जो संगठन बना है, तो उसमें से कुछ ऐसे विकसित राष्ट्र है, कुछ विकसित नहीं है, जो बहुत गरीब है, लेकिन फिर उसका जो है ना सम्मान करना ही है। सदस्य राष्ट्र जितने भी है, उन सभी सदस्य राष्ट्रों का जो है स्तर का ये जो उनका जो आर्थिक लो या सैन्य की दृष्टि से लो, भौगोलिक दृष्टि से लो, कैसा भी वो राष्ट्र हो, लेकिन जब वो सदस्य राष्ट्र बन चुका, तो उस राष्ट्र के स्तर का जो है वो विकसित राष्ट्र का और इस राष्ट्र का स्तर समान होगा। फिर भौगोलिक आकार, आर्थिक तथा सैन्य शक्ति के आधार पर राष्ट्रों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाता है। जैसे अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है, तो हम लोग बात करेंगे कि नेपाल एक छोटा सा राष्ट्र है, वो न आर्थिक दृष्टि से पूरी तरीके से संपन्न है, लेकिन जब वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य बन जाता है, सदस्य राष्ट्र, तो उसका और अमेरिका का स्तर एक समान हो जाएगा। उसके अमेरिका के विशेष अधिकारों का, राजनीतिक अधिकारों का सम्मान ये राष्ट्र करेगा, लेकिन जो है ना कि अमेरिका इस राष्ट्र को कमजोर समझ करके उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती, जिस तरीके से जापान के ऊपर किया था। तो इस तरीके से आक्रमण जो है अमेरिका नहीं कर सकती। तो ये जो स्तर जो है समान हो जाएगा, जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी देश है या राष्ट्र है उनका, मतलब भौगोलिक आधार, आकार, यानी कि एक आध राष्ट्र छोटा सा है, एक आध राष्ट्र बहुत बड़ा है, चीन बहुत बड़ा राष्ट्र है भौगोलिक दृष्टि के से, तो श्रीलंका एक बहुत छोटा राष्ट्र है, फिर भी वो भौगोलिक दृष्टि से उनके बीच में किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक आर्थिक मतलब पैसे की दृष्टि से एक हाथ संपन्न राष्ट्र है, उसी के साथ साथ सैन्य शक्ति से भारत की सैन्य शक्ति बहुत अधिक है। तो मतलब ये तीनों पॉइंट के ऊपर जो है कोई भी राष्ट्र एक आध राष्ट्र को कमजोर है और एक आध राष्ट्र को मजबूत नहीं कहा जा सकता है, तो वो समान है उसका स्तर। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र को एक दूसरे की स्वतंत्रता और भौगोलिक एकात्मता का आदर करना होगा। जितने भी राष्ट्र है संयुक्त राष्ट्र के, उन सभी राष्ट्रों को एक दूसरे की स्वतंत्रता का आदर ही करना है, और उसकी उनकी स्वतंत्रता के ऊपर कहीं भी कोई भी बीच में संकट तैयार हो, इस तरीके का कोई भी कार्य जो है कोई भी राष्ट्र नहीं करेगा। उनकी भौगोलिक एकात्मता का आदर करना ही है। तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों को एक दूसरे की स्वतंत्रता और भौगोलिक एकात्मता का आदर करना, यह दूसरा तत्व है संयुक्त राष्ट्र के तत्वों में से। उसके बाद सभी सदस्य राष्ट्र अपने अंतरराष्ट्रीय विवाद, पारस्परिक विवाद,
शांतिपूर्ण मार्ग से ही हल करेंगे। कोई भी युद्धजन्य परिस्थिति का अवलंबन नहीं करेगा। जो भी सदस्य राष्ट्र है उनके बीच में कितने भी बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के विवाद हो, पारस्परिक विवाद हो, वो क्या है, हम लोगों को जो संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर रख करके वहां पे सामंजस्य पूर्ण तरीके से ही उनको सॉल्व करना है। युद्धजन्य परिस्थिति नहीं निर्माण करनी है। ये तीसरा तत्व है संयुक्त राष्ट्र संघ का। जैसे इसी के लिए तो इतना बड़ा, जैसे बीमारी हमारी कोरोना का जो बीमारी का जो माहौल तैयार हुआ है, इतना बड़ा किसी राष्ट्र के ऊपर किया है, ये आरोप है किसी राष्ट्र के ऊपर एक, फिर भी उनके साथ क्यों नहीं युद्ध हो रहा है? संयुक्त राष्ट्र का उतना प्रेशर उस राष्ट्र के ऊपर है। तो संयुक्त राष्ट्र की रचना ही इसलिए की है कि कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, युद्ध नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि अनुभव जैसे जीव को खत्म करने वाले शस्त्रास्त्र हर एक राष्ट्र के पास है, तो उसकी उन शस्त्रों की कटौती करना भी उद्देश्य है। लेकिन ऐसी परिस्थिति कितनी भी बड़ी तैयार हो जाएगी तो भी युद्ध नहीं करना है, यही उद्देश्य को सामने रख करके संयुक्त राष्ट्र की रचना की गई है। तो फिर ये उसके 3 तत्व है। कौन से तत्व है? सभी सदस्य राष्ट्रों का स्तर समान होगा, भौगोलिक आकार, आर्थिक तथा सैन्य शक्ति के आधार पर राष्ट्रों के बीच भेदभाव नहीं किया जाता। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों को एक दूसरे की स्वतंत्रता और भौगोलिक एकात्मता का आदर करना होगा। सभी सदस्य राष्ट्र अपने अंतरराष्ट्रीय विवाद, पारस्परिक विवाद शांतिपूर्ण मार्ग से हल करेंगे। यह है संयुक्त राष्ट्र के तत्व। फिर हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की रचना। संयुक्त राष्ट्र की रचना किस तरीके से है? देखो, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का ये हॉल दिया गया है, यहाँ पे ध्वज भी है। तो ये संयुक्त राष्ट्र की जो रचना कैसे की है, तो संयुक्त राष्ट्र की सनद में इस संगठन की रचना तथा कार्य प्रणाली के संबंध में जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग अथवा 6 शाखा है। उसमें से पहली है आम सभा, दूसरी है सुरक्षा परिषद, तीसरी है आर्थिक और राजनैतिक परिषद, चौथी है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, पांचवी है न्यास मंडल और छठी है सचिवालय। ये 6 जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है। और इन 6 शाखाओं को शाखाओं के साथ हम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है। हम लोग उसके जो है शाखाओं की बात करेंगे, उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप 6 शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखो, संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र में क्या है कि वह पत्र है, ये जो अधिकार पत्र जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिस पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, उसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र स्थापित हुआ है। अक्सर इस पत्र को संविधान माना जाता है, पर वास्तव में यह एक संधि है। इस पर आवश्यक जो है वो 50 हस्ताक्षर 26 जून, जैसे हम लोगों ने कहा था, मैंने कहा था कि 1945 को ये हस्ताक्षर हुए हैं, पर संयुक्त राष्ट्र वास्तव में 24 अक्टूबर जो है 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ, जब 5 मुख्य संस्थापक जो देश थे, जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, उनके द्वारा ये संयुक्त राष्ट्र का जो है बना है। अभी हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की रचना कैसे की गई है। तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, संक्षिप्त रूप में इसे कई समाचार पत्र सर्रा भी लिखते हैं, जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। और ये तो हमें पता ही है कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह के युद्ध उभर न आए। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम जो है, ये है संयुक्त राष्ट्र के जो सबसे शक्तिशाली देश है। अभी हम लोग पहले जो है ना इसकी बात करेंगे कि ये 6 जो शाखाएं हैं, जो मैंने कहा आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, न्यास मंडल, सचिवालय, ये जो 6 शाखाएं हैं, इन 6 शाखाओं के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के कार्य में सहायता करने वाली संयुक्त राष्ट्र के अनेक संलग्न संस्थाएं भी है, और उन्हें विशेष कार्यात्मक संस्था भी कहते हैं। विशिष्ट कार्य क्षेत्र में काम करने वाली ये संस्था है
विश्व विश्व के राष्ट्रों को उन कार्यों में सहायता करती है। तो ये कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इसके बारे में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन, जिसको ILO कहते हैं, अन्न तथा कृषि संगठन FAO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व बैंक WB, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघ यूनेस्को, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो ये वैश्विक स्तर पर कार्य करती रहती है। देखो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट जैसे अलग अलग है, अन्न तथा कृषि संगठन, स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त बाल आपात कोष, और हर एक देश में जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है, तो जितने देश है उन सभी देशों में ये जो संस्थाएं है वो कार्य करती है। अभी हम लोग जो संयुक्त राष्ट्र की जो 6 अंग जिसको हम लोगों ने कहा है, उसमें से जो है पहली है आम सभा। उस आम सभा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये आम सभा क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश आम सभा के सदस्य होते हैं। जितने भी देश संयुक्त सभा के सदस्य हैं वो आम सभा में होते हैं, आम सभा के सदस्य होते हैं। देश अमीर हो या गरीब हो, बड़ा हो या छोटा हो, सभी सदस्य राष्ट्रों का स्थान और स्तर समान होता है। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र के पास एक मत होता है। प्रतिवर्ष सितंबर से दिसंबर की कालावधि में आम सभा का अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में क्या होता है कि सभी राष्ट्र जो है, सदस्य राष्ट्र एकत्रित आकर के कुछ चर्चा विचार विमर्श करते हैं और निर्णय के लिए मसौदा तैयार करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दे दूं कि जैसे प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है, या फिर आतंकवाद, अलग अलग राष्ट्रों में आतंकवाद होता है, जैसे छोटे छोटे बम के विस्फोट होते हैं जिससे जीवित और वित्त हानि होती है। तो इस आतंकवाद, ये जो हर एक राष्ट्र की समस्या है, तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, जो दिसंबर हर प्रतिवर्ष सितंबर से दिसंबर ये जो महीने हैं उसके बीच में ये अधिवेशन चलता है। और फिर ये जो है उस प्रश्नों को लेकर के जो 193 राष्ट्र है उसके जो सदस्य आते हैं वो चर्चा विचार विमर्श करके एक मसौदा तैयार करते हैं। देखो, मसौदा ही किया जाता है आम सभा में, निर्णय नहीं लिया जाता, ये बात ध्यान में रखो। तो ये जो सितंबर से दिसंबर की कालावधि में आम सभा का अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन में पर्यावरण, निरस्त्रीकरण जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर चर्चा होती है। आम सभा के निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। ये निर्णय प्रस्ताव के स्वरूप में होते हैं, अर्थात आम सभा केवल प्रस्ताव पारित करती है, कानून नहीं बनाती। सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को एकत्रित होकर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक प्रश्नों पर नीति निर्धारण करने हेतु एक मंच के रूप में यह आम सभा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इतने बड़े जो देश, इतने सारे देश है, उन सभी देशों को इकट्ठा होने के लिए आम सभा है, उनके जो प्रश्नों को सामने रखने के लिए आम सभा है, उसके ऊपर चर्चा विचार विमर्श करके जो एक मसौदा तैयार किया जाता है या प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसके लिए ये आम सभा जो एक मंच है। तो ये आम सभा बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा मंच है संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए चर्चा विचार विमर्श करने के लिए। और उसका कालावधि कब होता है, देखो ध्यान रखो, सितंबर से दिसंबर के जो बीच के जो महीने हैं वो उतना समय जो है आम सभा का कार्यकाल चलता है। तो ये आम सभा के क्या कार्य है, तो सुरक्षा समिति के अस्थायी सदस्यों का चयन करना। देखो, मैंने स्टार्टिंग में मेरे बोलने में आया था कि जो सुरक्षा समिति के जो स्थायी और अस्थायी राष्ट्र होते हैं, तो आम सभा मतलब अस्थायी राष्ट्र क्या है मैं आपको बता दूंगी। राष्ट्र कुछ ऐसे गिने चुने ऐसे राष्ट्र हैं, देखो स्थायी सुरक्षा सदस्य राष्ट्र है, देखो इतने राष्ट्र है, उस राष्ट्रों में सुरक्षा परिषद एक ऐसा उन्होंने शाखा, जैसे हम लोगों ने कहा है संयुक्त राष्ट्र की रचना में कि उसकी 6 शाखाएं हैं, उसमें सुरक्षा परिषद पहली तो आम सभा है, दूसरी है सुरक्षा परिषद, तीसरी आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, पांचवी न्यास मंडल और छठी है सचिवालय। ऐसे 6 शाखाओं में जो दूसरी है सुरक्षा परिषद, उस सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते, सिर्फ 193 देश में से सिर्फ
15 देश ही उस सदस्य जो परिषद के सदस्य होते हैं, और उसमें 5 जो राष्ट्र है वो स्थायी सदस्य है, मतलब उनमें कभी चेंजेस नहीं आते, वो हमेशा इस सुरक्षा समिति के परिषद के ऊपर वो विराजमान रहते हैं। ऐसे 5 राष्ट्र है, वो 5 राष्ट्र जो है स्थायी समिति के सदस्य होते हैं, और 10 ऐसे राष्ट्र जो होते हैं वो 2 साल के बाद चेंज किए जाते हैं। तो वो हो गए 10, और ये 5 स्थायी सभासद जो है 5, और अस्थायी जो 10। तो उन 10 में से जो ये 10 अस्थायी सदस्यों का चयन करना, ये सुरक्षा समिति का जो है कार्य है। देखो हम लोग आम सभा के कार्य देख रहे हैं, उस आम सभा के कार्य में पहला कार्य क्या है? सुरक्षा समिति के अस्थायी सदस्यों का चयन करना। आपको समझ में आया होगा स्थायी और अस्थायी सदस्य क्या है। तो इस जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ना, राष्ट्र ही होते, एक इंसान नहीं, राष्ट्र। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य राष्ट्रों का चयन करना। दूसरे, सुरक्षा परिषद के साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करना। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो चौथी शाखा है, उस न्यायाधीश का चयन करना। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव है, उनका चयन करना, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का चयन करना, यह आम सभा का दूसरा कार्य है। फिर संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक अनुमान पत्र को मान्यता देना। एक आम सभा में क्या किया जाता है कि पूरे साल में जो कितना खर्चा आता है, या फिर वार्षिक कौन कौन से कार्य करने हैं, उसका जो एक बना लिया जाता है अनुमान पत्र, उस अनुमान पत्र को मान्यता देना, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? आम सभा का कार्य है। उसके बाद हम बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अरबी, ये संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाएं है। यहाँ पे देखो मैंने कहा, यहाँ पे बताया है कि ये जो ध्वज है संयुक्त राष्ट्र का, उसके बाद उसका जो है मुख्यालय कहाँ है? मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क नगर, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जो है उसका मुख्यालय है। उसके सदस्य वर्ग है 193 सदस्य देश, और उसके उपयोग में अधिकार में आने वाली भाषाएं कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी यानी कि स्पेनिश, ये जो उसकी अधिकृत भाषा है, इन भाषाओं में ही वहां पे जो है चर्चा या फिर जो डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं, ये भाषा उसकी अधिकृत भाषा है। अभी हम लोग बात कर रहे थे आम सभा की। संयुक्त राष्ट्र की जो 6 शाखा है उसमें से आम सभा की बात कर रहे थे हम लोग। अभी दूसरी उसकी शाखा है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद, जैसे कि मैंने आपको सुरक्षा परिषद के बारे में बताया था कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य राष्ट्र होते हैं, और उनमें से 5 सदस्य स्थायी और 10 सदस्य जो है वो अस्थायी स्वरूप के होते हैं। तो अस्थायी सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष में आम सभा करती है। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। देखो ये जो राष्ट्र है ना, 5 जो महाशक्तिशाली राष्ट्र है, ये 5 राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सभासद है। उनका चयन हर साल नहीं होता कि एक आध साल चीन को वहां का सदस्य दे दिया और दूसरे साल हटा दिया, ऐसा नहीं है। तो 5 ही राष्ट्र है सुरक्षा समिति के अस्थायी जो है सदस्य, स्थायी सदस्य है। कौन कौन से? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस, चीन, ये जो है 5 राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। उन्हें नकाराधिकार का अधिकार है। मैंने बीच में आपको बताया था कि नकाराधिकार का अधिकार यानी कि आम सभा में एक आध प्रस्ताव वहां पे लागू किया गया तो उसको नकारने का अधिकार है इनको। ये 5 राष्ट्रों से एक आध राष्ट्र ने भी नकाराधिकार का इस्तेमाल किया तो संयुक्त राष्ट्र जो है उस जो प्रस्ताव को नकारा जाता है, मतलब वो निर्णय नहीं लिया जाता। किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए 5 स्थायी सदस्य और कम से कम 4 अस्थायी सदस्यों का हाँ करना आवश्यक होता है। स्थायी सदस्य में से किसी भी सदस्य ने यदि नकाराधिकार का प्रयोग किया अर्थात विरोध में मत दिया
तो निर्णय नहीं लिया जाता है। ये बात ध्यान में रखो। इसके लिए ही कोई भी ऐसा प्रस्ताव रखते हैं सामने, उसमें से ये जो है 5 सदस्य राष्ट्रों का एकमत होना ही चाहिए। उन्होंने अगर हाँ कहा और अस्थायी स्वरूप के जो है राष्ट्र, उसमें से जो 10 में से 4 राष्ट्रों का हाँ जब होगा, तो वो जो प्रस्ताव है उसको लागू किया जाता है, या वो जो निर्णय लिया जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे सुरक्षा परिषद के कार्य। सुरक्षा परिषद के कार्य कौन से है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रस्थापित रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। अंतरराष्ट्रीय संघर्ष की परिस्थिति में संघर्ष समाप्त कर शांति प्रस्थापित करने के लिए प्रयत्न करना। आर्थिक प्रतिबंध लादना अथवा आक्रामक राष्ट्र विरोध में सैनिकी कार्यवाही करने का निर्णय लेना, इसमें से एक विकल्प सुरक्षा परिषद सुझाती है। सुरक्षा परिषद देखो क्या करती है कि क्या करना चाहिए अगर दो राष्ट्रों में एक चीज से संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण हो रही है, तो पहले तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा करके शांति प्रस्तापित करने के लिए प्रयत्न करना है। या फिर उस राष्ट्रों के ऊपर आर्थिक ऐसे प्रतिबंध लादना, या फिर जो आक्रमण करने वाला राष्ट्र है उसके विरोध में सैनिक कार्यवाही करने के लिए निर्णय देना। कि ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है कि वहां पर आक्रामक राष्ट्र ज्यादा ही आक्रामक हो रहा है क्योंकि उसके सामने वाला राष्ट्र वो कमजोर है। तो फिर वो सुझाती कि आप लोग क्या करो, सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके फिर युद्ध करो, मतलब सुझाव दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से। तो ये कार्य सुरक्षा परिषद करती है। सुरक्षा परिषद शस्त्रास्त्र नियंत्रण के लिए योजना तैयार करने का काम करती है। जो शस्त्रास्त्र का नियंत्रण करने के लिए जो कार्य है वह सुरक्षा परिषद करती है। किसी भी राष्ट्र अगर जैसे बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे शस्त्रास्त्र तैयार करने लगे तो उसके ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य ये सुरक्षा परिषद करती है। आम सभा के साथ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चयन करने में सुरक्षा परिषद का सहभाग होता है। तो सुरक्षा परिषद की रचना में परिवर्तन हो और उसका स्वरूप अधिक लोकतांत्रिक हो, इस दृष्टि से वर्तमान में संशोधन सुझाए जा रहे हैं। सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य प्राप्त हो, इसके लिए भारत आज भी प्रयत्नशील है। तो सुरक्षा परिषद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण शाखा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा प्रस्थापित करने के लिए कार्य करने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी शाखा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे आज पढ़ा है कि संयुक्त राष्ट्र जो है क्यों यहाँ पे तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की पार्श्वभूमि मतलब हम लोगों ने पढ़ी कि जो जैसे द्वितीय महायुद्ध हुआ तो अणुबम का इस्तेमाल करने के बाद अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रस्थापित होने क्यों आवश्यक है, ये समझ में आने के बाद जो है कुछ ऐसे शक्तिशाली ऐसे राष्ट्रों ने मिलकर के एक संगठन स्थापित किया जिसमें पहले 85 राष्ट्र थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन की निर्मित की। तो उनके उद्देश्य क्या थे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो और शांतिपूर्ण मार्ग से प्रत्येक प्रश्न जो है वो हल हो और किसी भी राष्ट्र के मानव अधिकार और स्वतंत्रता का संरक्षण करना, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग बढ़ाना, ये सब उद्देश्यों को लेकर के ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है शुरू हुआ। फिर उसके तत्वों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, संयुक्त राष्ट्र की रचना के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, और उसमें से हम लोगों ने जो संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख अंग या शाखा है, आम सभा, संयुक्त परिषद, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, न्याय मंडल, सचिवालय, इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि ये 6 शाखाएं हैं। उसमें से 2 शाखाओं की हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, आम सभा और सुरक्षा परिषद। आम सभा के बारे में हम लोगों ने देखा कि उसके कार्य क्या है, सुरक्षा परिषद के बारे में देखा और उसके कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैं रुकती हूँ। किसी को कुछ डाउट जो मैंने पढ़ाया है इसमें तो होगा तो पूछो। सर हेलो 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 टीचर। हाँ हेलो, स्थायी और अस्थायी का वापस बताइए ना।
हाँ हेलो, पूछो। हाँ बोलो। स्थायी और अस्थायी का वापस बताइए ना। हाँ, स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। हाँ, कि जो संयुक्त राष्ट्र की दूसरी शाखा जो है ना, सुरक्षा परिषद, उसमें टोटल इस सुरक्षा परिषद में 193 देशों में से 15 देश ही ये सुरक्षा परिषद के सदस्य हो सकते हैं। उसमें से भी 5 जो राष्ट्र है वो स्थायी सदस्य, यानी कि उनमें चेंजेस नहीं होगा। और जो 10 है वो अस्थायी सदस्य, मतलब हर 2 साल के बाद उन राष्ट्रों के का चयन किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं जिनको संयुक्त परिषद के लिए ये करना है, संयुक्त परिषद के सुरक्षा परिषद का में हिस्सा लेना है, उसमें से 10 राष्ट्रों का चयन किया जाता है हर 2 साल के बाद। और ये जो 5 सदस्य राष्ट्र है ना, वो कभी चेंज नहीं होते। जो चेंज नहीं होते उनको स्थायी सदस्य कहते हैं। और 2 साल के बाद जो 10 सदस्य राष्ट्र चेंज होते रहते हैं ना, उनको अस्थायी सदस्य कहते हैं। तो टोटल 15 सदस्य राष्ट्रों में से 5 सदस्य राष्ट्र जो है, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस और चीन। ये जो सॉरी, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन, हाँ, ये जो है 5 राष्ट्र वो स्थायी सदस्य है। मतलब वो सुरक्षा परिषद जब से बनाई तब से लेकर आज तक उस सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। और आने वाले सालों में भी वो 5 राष्ट्र रहेंगे ही। इसके लिए उनको स्थायी सदस्य कहते हैं। और जो और 10 बचते हैं ना, अस्थायी सदस्य, वो 10 का हर 2 साल में क्या होता है, जैसे चुनाव की तरह से हर एक सदस्य राष्ट्र को अपने मत का अधिकार है, तो फिर उन राष्ट्रों की सहायता से उनका चुनाव जैसे होता है, और 10 सदस्य का चुनाव किया जाता है अस्थायी सदस्य के रूप में। एक आध निर्णय अगर लेना है तो भी इनका जो हाँ या ना बहुत जरूरी होता है। 5 सदस्य राष्ट्रों का अगर एक आध निर्णय लेना है, जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर बहिष्कार करो, ये भारत की मांग थी, क्योंकि भारत एक सदस्य राष्ट्र है और उनका कहना था कि बार बार ये हर एक राष्ट्रों में आतंकवादी लोगों को पनाह देकर के हर एक राष्ट्र का शांति जो है भंग करने का कार्य पाकिस्तान करता है, तो उनके ऊपर बहिष्कार करो, ऐसा अगर भारत का कहना है और ये संयुक्त राष्ट्र के सामने उन्होंने ये मांग रखी, तो क्या किया जाएगा, ये आम सभा में इसका डिस्कशन करने के बाद एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा सुरक्षा परिषद में। ये उसके ऊपर निर्णय लेने के लिए क्या होगा कि 5 सदस्य जो है स्थायी समिति के, उनका अगर हाँ होगा और आम सभा के 10 सदस्यों में से 4 सदस्यों का अगर हाँ होगा, तो उस प्रस्ताव का नियम कानून बनाया जा सकता है। लेकिन ये 5 सदस्य राष्ट्र जो है, जो स्थायी, उनमें से एक आध राष्ट्र ने भी नहीं कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे कि चीन एक राष्ट्र है, दोस्त राष्ट्र है पाकिस्तान का, और उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान के ऊपर बहिष्कार नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि एक छोटा राष्ट्र है, कहाँ पे कोई सबूत नहीं है, कोई भी वॉटेवर कारण रीजन से वहां पे कहा गया कि उन्होंने नकाराधिकार का इस्तेमाल किया, तो ये कानून नहीं बनेगा। यानी कि 23 सब सदस्य जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत जो है, भारत यह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका जो मत है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सुरक्षा परिषद में कौन है स्थायी सदस्य, जो शक्तिशाली राष्ट्र है। हाँ, टीचर, समझा क्या नहीं? टीचर, हेलो, हाँ बोलो। संयुक्त अरे राष्ट्र सुनाई दे के रहा है बच्चा, बोलो। वार्षिकता अनुसार के पत्र के मान्यता देना, तो इसका मतलब क्या है? क्या पूछ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है बच्चा। आप क्या पूछ रहे हो, मुझे आम समझ में सभा नहीं के आ रहा है, फिर कार्य से का बोलो। तीसरा वाला, आम सभा के कार्य का तीसरा संयुक्त वाला। राष्ट्र के वार्षिक पत्र को मान्यता देना। हाँ टीचर, सही। इसका मतलब? हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र का पूरे वार्षिक अनुमान पत्र, मतलब वर्ष में कौन कौन से कार्य करने हैं। एक वार्षिक मतलब पूरी तरीके, एक वर्ष में, एक साल में क्या कार्य करना है संयुक्त राष्ट्र को, जो भी संगठन में जो स्थित राष्ट्र है, उनके विकास के लिए हम लोगों ने देखा है 6 शाखाओं के ऊपर भी हम लोगों ने WHO, WP, यूनेस्को, यूनिसेफ के बारे में देखा है। तो उनके लिए हम लोगों को कौन कौन से कार्य करने हैं,
इसका जो एक अनुमान पत्र 1 साल का बनाया जाता है ना, उस 1 साल के वार्षिक अनुमान पत्र को मान्यता देना यह आम सभा का कार्य है। यहाँ पे ये मतलब है उसका कि संयुक्त राष्ट्र के पूरे 1 साल का जो अनुमान निकाला जाता है कि 1 साल में ये कार्य करना है, उस अनुमान पत्र को मान्यता देना, ये उसका मतलब है। ठीक है? ओके, यस, थैंक यू टीचर। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको समझ में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानकारी प्राप्त की कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई और उस स्थापना करने के पीछे की पार्श्वभूमि क्या थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के बारे में चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र किन तत्वों से चलता है, उसकी रचना क्या है, उसके यहाँ पे कौन कौन सी शाखाएं हैं, जो 6 शाखाओं की हम लोगों ने बात की, उसमें से आम सभा, उसके कार्य देखे हम लोगों ने, सुरक्षा परिषद, और उस सुरक्षा परिषद के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे का हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।